हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। टीयूटी 2025 के लिए हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाए जा रहे हैं यूट्यूब पर, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सारी की सारी फैकल्टी लेकर आएगी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं आपके एग्जाम में आने के। तो सिर्फ एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे, जैसे कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले की। तो हम आज पढ़ने वाले हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो ब्रिटिश टाइम पर थे। ब्रिटिश पीरियड के जब ब्रिटिश थे, तो उनके टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे वो क्या क्या थे। तो पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। तो भूमि राजस्व आय अंग्रेजों के लिए भारत में एक प्रमुख स्रोत था। क्या यानी कि क्या होता है लैंड रेवेन्यू, ये क्या था, एक मेजर सोर्स था। किसके टाइम पर? ब्रिटिशर्स के टाइम पर। तो ज्यादातर वो जो भी अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो किससे करते थे? लैंड के थ्रू करते थे। अच्छा, ये तीन टाइप के होते हैं, मतलब बेसिकली जो तीन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और जो ब्रिटिशर्स का जहां पर ज्यादा से ज्यादा डोमिनेंस था, तो उसी की बात करेंगे। तो फर्स्ट आपका हो गया जमींदारी जमींदारी सिस्टम हो गया, सेकंड हो गया महलवारी सिस्टम, एंड थर्ड इज रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है। और ये तीनों में ही जो डिफरेंसेस हैं वो किसका डिफरेंसेस है? ये जो आपका पे करने का जो पेमेंट होती थी, पेमेंट का जो आप पेड ऑफ करते थे, उसमें का करने का जो तरीका होता था वो डिफरेंट होता था। तो हम यही आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिस्टम, यानी कि अपनी जमींदारी सिस्टम की। तो जमींदारी सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इसका अगर पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम इन इंडिया, तो पहले तो आपको पता चल होना चाहिए कि किसने किया था। तो आपके वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? तो एक आपका यहां से बन गया है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉर्नवालिस के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये आपका एक नंबर पक्का हो गया। तो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? तो 1793 में किया था। कब किया गया था? 1793 में किया गया था। ठीक। इसमें कृषकों के लिए निश्चित, मतलब इसमें क्या था, एक फिक्स्ड रेंट जो था, फिक्स्ड रेंट, और आपका ऑक्यूपेंसी राइट आपका दिया गया था। ठीक है। यानी कि अधिभोग अधिकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम आपसे कोई टैक्स, जब हम कोई लोन लेते हैं बैंक से, तो उसमें क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है ना, कि भैया इतना हमने लोन लिया तो हर महीने हमारा इतने रुपए इंटरेस्ट लगेगा जो हमें पे करना होगा, फिक्स्ड था। पर यहाँ पर कोई भी फिक्स्ड और ऑक्यूपेंसी राइट्स यहाँ पर पीजेंट्स को नहीं अवेलेबल थे। दूसरा क्या था? जो लैंड राइट्स थे वो जमींदारों को, मतलब फिक्स रूप से परमानेंट, जो किसके पास थे, वो परमानेंट रूप से जमींदारों के पास दिए गए थे। इनके पास, पीजेंट्स के पास नहीं था। ठीक। तो एक तो हम, ये आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब हैं, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है आपका जमींदारी सिस्टम को। ठीक। अब हम इसको समझ लेते हैं उसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू। जैसे मान लीजिए ये आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, सबसे अपर बॉडी है ना, सबसे ऊपर है ये। उसके बाद आपका जमींदार है, फिर आपका पीजेंट्स है। यानी कि जो टैक्स है पहले यहां जा रहा है, फिर यहां जा रहा है। तो इस तरह से जमींदारों के हाथ में क्या आ रहा है, यहाँ पर तो बिल्कुल नेग्लेजिबल चीजें हो गई। तो ये प्रॉब्लम थी। और यही जो आपका तरीका है ना पेमेंट का, ये हम यहीं से देखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे ऊपर केस के ब्रिटिश को तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो तो इंट्रोड्यूस ही कर रही है। बट यहाँ पर मीडिएटर कौन है? आपका जमींदार है। और सबसे नीचे कौन है? पीजेंट्स, यानी कि ये इसको दे और इसको। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती थी। ठीक। चलिए, तो ये आपका हो गया जमींदारी सिस्टम। इसके अलावा इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसमें आपका जो लैंड रेवेन्यू था, ये किससे वसूला जाता था? फार्मर से, यानी कि पीजेंट से वसूला जाता था। और इसे बिचौलिए के रूप में कार्य करते थे। कौन? आपके जो जमींदार होते थे वो किसके? मीडिएटर की तरह काम करते थे। ठीक है। अब अच्छा, जो कुल आपका जो लैंड होता था उसका 10/11 जो पार्ट होता था वो किसे जाता था? गवर्नमेंट को। यानी किसे जा रहा है? आपके ब्रिटिश को जा रहा है। यानी कि आपके पास 11 यूनिट की कोई चीज है, उसमें से 10 यूनिट किसके पास जा रही है? आपकी गवर्नमेंट के पास जा रही है। ठीक। फिर यह जो है, और बाकी जो बचता था, अब बचा कितना? 1 यूनिट। तो वो किसके पास चला गया? वो आपका चला गया जमींदार के पास। तो भाई जो आपके लेबर हैं, ये फार्मर, उनके पास बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो ये प्रॉब्लम थी। फिर हम बात कर लें कि ये जो सिस्टम था बेसिकली कहां से बिलोंग करता है, या कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, कहां पे स्प्रेड हुआ। तो आपका ये बंगाल, जो आपका जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वो, देन आफ्टर आपका बिहार, उड़ीसा, और आपका यूपी, आंध्र प्रदेश और एमपी में बहुत ज्यादा फेमस था। तो अगर पूछा जाए कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कहां पर ये फेमस था आपका जमींदारी सिस्टम,
तो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा यानी वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, एमपी और उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपका यहां से आप देख लीजिए। ठीक, फिर हम बात करें तो जो आपकी परमानेंट लैंड होती थी उसमें समझौता के अनुसार जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी माना जाता था, यानी कि जो लैंड का ओनर होता था उसे परमानेंट ओनर किसे माना जाता था, तो जमींदारों को माना जाता था। एक तो ये प्रॉब्लम थी कि सारा वर्क आपका फार्मर कर रहे थे बट उसका ओनर कौन होता था, जमींदार होते थे, और वर्क कुछ नहीं करना होता था बट फार्मर को सारे के सारे टैक्स भी देने पड़ते थे। जमींदारों को एनुअली जो एनुअल रेवेन्यू होता था 89% स्टेट को देना होता था और 11% उन्हें मिलता था, यानी कि आपका 100% में से 89 वो किसको देते थे, गवर्नमेंट को देते थे, और 11% उनके पास खुद होता था। सोचिए पूरे ईयर वो मेहनत करते हैं बट उन्हें कितना मिलता है, 11%। अगर ये ऊपर नीचे अगर इसको अगर वाइस वर्सा कर दिया जाए, पलट दिया जाए, तो 89% एटलीस्ट होना चाहिए फार्मर के पास और 11% होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा ही अत्याचारी थे, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से परेशान कर रहे थे, और शायद यही सब चीजें थी जो आगे चल करके इंटरनेशनल मूवमेंट का रूप लेती है। तो ये हमने देख लिया। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कितने परसेंट था गवर्नमेंट लेती थी जमींदारी सिस्टम में, तो 89%, और जो फार्मर्स होते थे उनके पास कितना होता था, तो उनके पास होता था 11%। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो 1 लाइन आपका बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बताया जा रहा है, तो इसको जरूर देखिए और एक बार चेकआउट करके जरूर जाइए। फिर आपका सेकंड आता है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या होता है, ये आपका 8th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। इसको स्टार्ट कौन करता है, 18th सेंचुरी के लास्ट में जो आपके कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो द्वारा ये रेडी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक नहीं 2 नाम याद करने हैं, एक तो आपका कैप्टन अलेक्जेंडर रीड है और एक आपका मुनरो हो गए। तो मुनरो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुनरो कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, बट कैप्टन अलेक्जेंडर रीड का भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टेटमेंट वाइज में दे दिया जाता है तो आपको इधर और करके भी ऑप्शंस टिक करने पड़ते हैं, तो दोनों ही करेंगे। अगर अलग अलग दिया है तो फिर तो आपको करना ही है, बट अगर जैसे किसी एक का ही नाम दे दिया है तो अगर इनका दे दिया गया तो इनका करना ही पड़ेगा, तो आपको दोनों ही नाम पता होना चाहिए। इन्होंने कब किया था सर थॉमस मुनरो ने, 1819 to 26। अब डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तो डेट जरूर याद रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या था, तो हमने उसमें क्या देखा कि जमींदार जो था वो कहीं ना कहीं एक मेडिएटर की तरह काम कर रहा था। अब इसमें हम देखते हैं तो इसमें एक सहूलियत हो गई कि जो टैक्सेस थे, जो रेवेन्यू थे, वो डायरेक्ट जो गवर्नमेंट है वो फार्मर से लेने लगी। तो उसमें जो मीडिएटर वाला काम जमींदार करता था, वो वाला जो आपका पूरा का पूरा पॉइंट था वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अब क्या हो गया कि अब फार्मर डायरेक्ट किसको करने लगे पेमेंट, अब डायरेक्ट गवर्नमेंट को करने लगे। जो कृषक होते थे उन्हीं को ही रैयत बोला जाता था। जो आपकी लैंड की सेलिंग होती थी या ट्रांसफर होता था उसको क्या करते थे, लीज पर पूरा अधिकार प्राप्त होता था उन्हें, मतलब पूरा का पूरा राइट्स यहाँ पर मिल गया था। बट जब अगर हम इसी के वाइस वर्सा देखें जमींदारी में, तो उनको ऐसा भी कोई राइट नहीं था। ठीक है, वहां पर रियल या परमानेंट ओनर कौन था, जमींदार थे। यहाँ पर लेकिन ये वाली फैसिलिटी मिल गई है कि अब वो ओनर भी हो गए हैं, लीज पर भी दे सकते हैं, है ना, ट्रांसफर भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब उनका कम्युनिकेशन डायरेक्ट गवर्नमेंट उनसे हो गया, गवर्नमेंट से। अब इसको आप एक डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। ये आपके हेक्टर मुनरो हैं जिन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया है विथ रीड के साथ। अब ये आपका ब्रिटिश हो गए, ये आपका ब्रिटिश ऑफिसर्स हो गए, यानी कि गवर्नमेंट है आपकी, और ये आपका हो गया फार्मर। तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट जो हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी टैक्सेस हो रहा है, जो भी इन लोग के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो डायरेक्ट हो रहा है ना, इसमें कोई भी मेडिएटर नहीं है। ठीक, तो ये आपका यहाँ से देख लीजिए। ठीक, तो आई होप आपको डायग्राम से विजिबल हो रहा होगा और प्रॉपरली समझ में भी आ रहा होगा। ये ब्रिटिशर्स हैं और ये आपके फार्मर, यहाँ बीच में कोई भी मेडिएटर नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या थे, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रैयत को तब तक भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था जब तक वह लगान का भुगतान करता था, यानी कि जो किसान होते थे, आपके पीजेंट्स होते थे, उनको जो लैंड होती थी तब तक मिली रहती थी जब तक वो अपने टैक्सेस पे करते थे। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि ये कहां पर ज्यादा फेमस हुआ, यानी कि स्प्रेड कहां पर हुआ, तो मोस्टली ये जो फेमस हुआ था ये आपका जो साउथ इंडियन वाला पार्ट था,
है ना, वहां पर था। पहले ये तमिलनाडु में हुआ, बाद में ये महाराष्ट्र, बरार और आपका जो ईस्ट वाला पंजाब है और कुर्ग और असम तक फैल गया। तो कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया में था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जमींदारी कहाँ था? आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। जबकि ये कहाँ पर है आपका? तो ये तमिलनाडु, ये मतलब मोस्ट ऑफ द जो साउथ रीजन है आपका, तमिलनाडु से स्टार्ट होकर महाराष्ट्र, बरार, है ना, कुर्ग, यहां तक आपका फैलता है असम तक। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ? इससे एक फायदा हुआ कि जो बिचौलिया वाला जो आपका मीडिएटर था, एजेंट के रूप में जो काम कर रहा था, वो वाली जो मिडिल मैन वाली प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आप पहले गवर्नमेंट को दे रहे हो, फिर इसको भी दे रहे हो, तो बेचारा यहाँ तक आने वाले के पास मिल क्या रहा है ना। ये वाला जब खत्म हो गया तो डायरेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब उसके पास थोड़ा सेफ भी है, और दूसरा बात वो कहीं ना कहीं ओनर भी है अपने लैंड का। तो ये जब चीजें हैं, और दूसरी बात क्या हो गया कि जो जमींदार होते हैं वो बोला जाता है बहुत ही ब्रूटल थे, तो वो अपने तरीके से भी काम करवा लेते थे, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम थी। तो वो भी थोड़ा सा जस्टिसेबल हो गया कि थोड़ा जस्टिस भी मिलने लगा, क्योंकि अब उनका कोई राइट नहीं रह गया पीजेंट्स पे। तो एक ये चीज हो गई, ठीक। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या थी इसमें? वैसे तो बड़ा बढ़िया था कि कोई मीडिएटर नहीं था, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। तो प्रॉब्लम्स ये थी कि जो सबऑर्डिनेट वो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, है ना, उनको बहुत ज्यादा पावर मिली, है ना, जिनकी निगरानी अपर्याप्त थी, क्योंकि उनको एक तरीके से उनका एक्सपेंशन करना, है ना, इंस्पेक्शन करना, उन पर कंट्रोल करना, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा इशू था, क्योंकि नहीं कर सकते थे कि सारी चीजें ब्रिटिशर्स के हाथ में थे, और ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स होते थे उनको कोई इंस्पेक्ट उतना करता नहीं था, ठीक। तो एक तो ये थी, क्योंकि डायरेक्ट जो आपका गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाना चाहिए वो डायरेक्ट ना जाकर जो आपका जो ऑफिसर कलेक्ट करता था ब्रिटिशर्स वाला, वो यहाँ पर अपना फायदा देखने लगा, तो जो प्रॉपर टैक्सेस जाना चाहिए वो नहीं जा पाता था। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, जो आपके महाजन, साहूकार, ये थोड़ा सा उभरे, इनका भी एक वर्चस्व स्थापित हो गया, क्योंकि ये भी उस टाइम पर लीड में आ चुके थे। फिर जो आपके पीजेंट्स थे, उन्हें जो आपके पीजेंट्स थे यानी कि आपके जो फार्मर्स थे, वो अपना जब लोन लेते थे, जैसे कि कुछ अमाउंट है, अब भाई जैसे क्रॉप टाइम पर नहीं आई, लेकिन उन्हें टैक्स तो देना ही है, जो वो टैक्स देते थे, तो आपका साहूकार हो गए और आपका जो ये जमींदार, इनसे महाजन हो गए, उनसे पेमेंट ले लेते थे कुछ पैसे पर ये लोग क्या करते थे और बोलते थे कि हम बाद में चुका देंगे जब हमारी फसल आएगी, पर ये लोग क्या करते थे, वहां पर डिसऑनेस्टी दिखाते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हो जाती थी, और क्या करते थे, उस पर सिग्नेचर वगैरह करवा लेते थे, तो उनकी लैंड जो है उनके हाथ से चली जाती थी। तो ये सारी समस्या हमें देखने को मिलती है कि मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, बट टाइमली क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहिए होता था पेमेंट, तो उसकी वजह से जो आपके फार्मर्स होते थे उन्हें लोन वगैरह लेना पड़ता था। तो लोन के लिए उनको अपनी ही लैंड को क्या करना रहता था, एज अ सिक्योरिटी महाजन के पास या साहूकार के पास रखना पड़ता था। तो उससे ये क्या करते थे कि अपनी डिसऑनेस्टी दिखाते थे और बोलते थे नहीं आपने इतना लिया था, हम नहीं देंगे, इतना टाइम हो गया, तो उनकी लैंड उनके हाथ से चली जाती थी। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो डोमिनेंस था उस टाइम पर मनी लैंडर्स का, वो काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये प्रॉब्लम थी। फिर हम देखते हैं महलवाड़ी सिस्टम। तो महलवाड़ी सिस्टम की बात करें तो ये हुआ है, इसकी शुरुआत, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम पीरियड आप याद करेंगे 1822 में स्टार्ट हुआ है। कहाँ, किसने की है? होल्ट मैकेंजी ने। कहां पर की थी? तो आपका जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसके नॉर्थ वेस्ट में स्टार्ट किया था। किसने किया था? होल्ट मैकेंजी ने किया था, 1822 में किया था। अच्छा, इसके तहत क्या है? तो इसके तहत जो लैंड रेवेन्यू था, वो जो आपका गांव था, गांव के जो आपके लीडर्स होते थे उनके थ्रू किसानों से वसूला जाता था, ना कि जमींदारों के थ्रू। पहले क्या था, रैयतवाड़ी में हमने देखा कि जमींदार वसूलता था, बट इसमें जो मुखिया होता था यानी कि जो लीडर प्रधान होता था वो वसूलता था, और वो गवर्नमेंट को यानी ब्रिटिश को देता था। तो मिडिल मैन वाला कॉन्सेप्ट देखा जाए तो यहाँ पर भी गया है, बट नेम चेंज हो गया है। वहां पे क्या था, जमींदार था तो वो ज्यादा अत्याचारी था, ये क्या था, मुखिया है, तो इसकी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि आप लीजिए अपने किसानों से और हमें दीजिए। तो मतलब लास्ट में पीजेंट्स को ही देना पड़ता था, मुखिया को, मुखिया वसूल करके गवर्नमेंट को देता था। और पूरे गांव को एक बड़ी सी यूनिट, जो बड़ी सी यूनिट होती थी उसे ही महल बोला जाता था। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीन्स ऑफ महल, तो एंटायर विलेज वाज ट्रीटेड एज अ लार्ज यूनिट दैट इज कॉल्ड महल, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा। और जो आपका लैंड रेवेन्यू का जो पेमेंट होता था
उसे भी एक यूनिट माना गया। तो इसे महल क्या बोला जाता है? पहली बात तो एक सिस्टम हो गया ये, है ना, जिसको हमने बोला महलवाड़ी सिस्टम। दूसरा, महल होता क्या है? तो पूरी गांव को यूनिटी में कनेक्ट करना ही महल था यहाँ पर, इसका मीन्स। ठीक, चलिए अब इसको भी एक डायग्राम के थ्रू समझ लें। ये आपके होल्ट मैकेंजी हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया आपका महलवाड़ी सिस्टम 1822 में। अब ये देखिए, ये आपका हो गया गवर्नमेंट, ये आपकी गवर्नमेंट हो गई, ये आपकी गवर्नमेंट हो गई, और ये आपका मिडिल मैन हो गया, है ना, ये आपका मिडिल मैन हो गया, और ये आपका जो हो गया, ये आपका पीजेंट यानी कि आपका फार्मर हो गया। तो पहले क्या था जमींदारी में? जो आपका जमींदार था, यहाँ पे क्या है कि ये इनको टैक्स चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हमने तुम्हें हेड बना दिया भैया, अब तुम हो हेड और हमें किसी भी तरीके से टैक्स दो। अब ये तुम किस तरह करोगे, कैसे करोगे, वो हम अब जाकर डायरेक्ट किसानों से अपना दिमाग नहीं लड़ाएंगे, आप हमें दीजिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, और ये अब किसानों का सर खा रहे हैं कि हमको दो, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को देना है। तो अब ये इनसे कलेक्ट कर रहे हैं और ये कलेक्ट करके इनको देंगे। आई होप आपको यहाँ पे एज अ डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ठीक है, तो तीनों ही सिस्टम मैंने डायग्राम के थ्रू समझा दिया। अब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जो आपका रेवेन्यू था वो टाइम टाइम पर क्या किया जाता था, उसमें अमेंड्स किए जाते थे, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता था, और इसे परमानेंट रूप से परमानेंटली तय नहीं किया जाता था कि कितना अमाउंट लिया जाएगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई थी, और जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, रियल लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होना अच्छी बात है, बट अगर मॉनिटर टर्म में देखें तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी चीज नहीं है। अगर राइज हो तो ठीक है, जैसी नीड हो, बट अगर टैक्सेस राइज होने लगे तो कहीं ना कहीं आम इंसान जो है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जो फ्लेक्सिबल वाला कॉन्सेप्ट था वो महलवाड़ी सिस्टम में देखने को मिला। बाकी दोनों में हमने देखा एक फिक्स अमाउंट था, कितना लेना पड़ता था, पर यहाँ पर क्या है, अमाउंट फिक्स नहीं है। जैसी आपकी क्रॉप है, और इवन क्रॉप अगर आपकी खराब भी है तो उससे मतलब नहीं है, उतना तो एक है ही कैटेगरी, कितना तो चाहिए, बट अगर क्रॉप ज्यादा अच्छी होगी तो एक्स्ट्रा भी हो सकता था। ठीक है, ये जो सिस्टम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहां पे स्टार्ट किया था? तो ज्यादातर इसको स्टार्ट किया आपके होल्ट मैकेंजी ने। पर आपका जो अवध वाला रीजन है, अवध जो कि आपका प्रेजेंट टाइम में मोस्ट ऑफ द यूपी वाला रीजन हो गया है ना, आगरा भी यूपी का रीजन है। यहाँ पर आगरा और यूपी में और मध्य प्रदेश में ज्यादा पंजाब तक फैलाने वाला अगर पूछा जाए तो ये किसको क्रेडिट जाता है? तो ये आपके इनको जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तो पूछा जाता है कि विलियम बेंटिंग का महलवाड़ी सिस्टम से क्या रिलेशन है, क्या इंट्रोड्यूस किया है? इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट हाँ उसको कई एरिया तक स्प्रेड करने का, स्पेशली आपका जो यूपी वाला अवध वाला रीजन है, पंजाब वाला रीजन है, वहां तक स्प्रेड करने का काम आपका एमपी तक वो आपके विलियम बेंटिंग ने किया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विलियम बेंटिंग ने और कौन कौन से काम किए हैं जो बहुत ही ज्यादा सराहनीय भी है और यादगार भी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या थी? बाकी सब तो बढ़िया था, बट प्रॉब्लम ये थी कि इस प्रणाली का जो मुख्य प्रॉब्लम थी कि इसमें जो आपका वो होता था, इंस्पेक्शन होता था वो काफी मतलब उस पर होता था, एक तरीके से बायस्ड तरीके से होता था। तो कोई चीज अगर बायस्ड है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसका इंस्पेक्शन एक तो बायस्ड होता था, है ना, डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू होता था। तो इसकी वजह से आपका क्या होता था, करप्शन बढ़ता था, है ना। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उसमें हेर फेर कर देते थे, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते थे, क्योंकि डायरेक्ट जो ऑफिसर अपॉइंट किए जाते थे कि आपको वो लेना है रेवेन्यू, वो कहीं ना कहीं वो कर देते थे। दूसरी बात, जो मेन लीडर था, मिडिल मैन था, वो भी कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट देखने की वजह से करता था और ज्यादा से ज्यादा पीजेंट से वो लेता था। तो ये एक समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। और कई बार तो आपका जो वो होता था रेवेन्यू कलेक्शन है, ज्यादा खर्चा हो जाता था, ठीक है, जिससे कि ये प्रणाली जो है सिस्टम क्या हो गई, एक तरीके से फ्लॉप हो गई। ठीक, तो ये हमने तीनों की तीनों जो है सिस्टम्स पढ़ लिए आपके, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि कब आई ये तीनों सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, फिर कौन कौन से स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्प्रेड हुई, और एक्चुअल में ये क्या थी। ठीक है, क्या ये डायरेक्ट थी, कितना टैक्स लिया जाता था, फ्लेक्सिबिलिटी थी कि नहीं, फिक्स्ड अमाउंट था कि नहीं, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी। अब इस वीडियो को बार बार देखिए, एक दो बार देखेंगे तो वैसे भी डायग्राम के थ्रू मैंने बताया है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ये हमारा गुरुकुल माइंड का पेज है,
ठीक है, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम आईडी है। यहाँ पे बेटा जी क्विज वगैरह भी है, तो आप जाकर वहां पे सॉल्व भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये फेसबुक आईडी, यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस ओमिक्रॉन फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपको इंक्वायरी लेनी है, विजिट करना है, तो आप यहाँ कर सकते हैं। कोई क्वेरी चाहिए, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई डिटेल करना है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप ये कॉन्टेक्ट नंबर आपका है 8882608880, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.gurkulmind.com। यहाँ पर आप विजिट करेंगे तो CUET GAT के लिए बहुत सारे जो है क्लासेस वहां पर अवेलेबल है हमारे ऐप पर। सारे के सारे टीचर्स की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस सारी की सारी अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर चेक कर लीजिए। और गुरुकुल माइंड का जो पेज है उसे लाइक जरूर करें, कमेंट करिएगा मैंने जो आपसे पूछा है विलियम बेंटिक के बारे में, और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सभी सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी सभी को शेयर जरूर करिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।